दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमएस एकेडमी में, जहां हम लोग आजकल एसी एनालिसिस पर फोकस किए हुए हैं। तो एसी एनालिसिस की फोकस में हम लोग एक लेक्चर देख चुके हैं। जब यदि हमारा सर्किट प्योरली रेजिस्टिव हो तो हमने क्या बताया था। यदि आपको याद है तो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में हमने देखा था कि जो वोल्टेज है और जो अपना करंट है, वोल्टेज एंड करंट बोथ लाई इन द सेम लाइन, यानी कि वोल्टेज एंड करंट बोथ आर इन द सेम फेज। यानी कि वोल्टेज क्या था अपना V इज इक्वल टू क्या था, V नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी था, साइन ऑफ ओमेगा टी। और जो अपना करंट था, करंट कितना था, वो करंट भी कुछ ऐसा ही था, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा नॉट टी। ठीक है, ओमेगा नॉट ले लीजिए, ओमेगा दैट्स नॉट इशू। यानी कि यहां भी ओमेगा टी था और यहां भी ओमेगा टी था, यानी कि दोनों के जो फेज डिफरेंस है वो जीरो था। यानी कि जो करंट है, करंट बोलिए और जो वोल्टेज बोलिए, करंट छोटा होगा वोल्टेज से। वोल्टेज चूंकि वोल्टेज इज इक्वल टू जो है करंट इज इक्वल टू क्या होता है, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। ठीक है, यानी वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस को हम लोग करंट बोलते हैं। तो डेफिनेटली करंट का मान छोटा होना है, इसलिए करंट वेक्टर को हमने छोटा दिखाया है। ये जो फेजर होता है वो रोटेटिंग वेक्टर का एक पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है, जिसे हम लोग दर्शाते हैं और ये चाहते हैं, ये बताते हैं कि नहीं हम है कहां। तो वोल्टेज यहां है और करंट भी उसी एक्सिस पे है। देयर इज नो फेज शिफ्टिंग बिटवीन वोल्टेज एंड द करंट व्हेन आवर द सर्किट इज प्योरली रेजिस्टिव। यदि सर्किट प्योरली रेजिस्टिव था, पहला केस। दूसरा केस हमने बताया था, क्या डिस्कस करेंगे, वो होगा व्हेन द सर्किट इज प्योरली इंडक्टिव। यदि सर्किट हमारा प्योरली इंडक्टिव हो तब क्या होगा। और तीसरा जो केस डिस्कशन का है, व्हेन द सर्किट इज प्योरली कैपेसिटिव। तो दोनों को हम लोग देखेंगे आज के सेशन में। आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो चलिए, व्हेन द सर्किट इज प्योरली रेजिस्टिव लिख लीजिए, प्योरली आप लिख लीजिए प्योरली इंडक्टिव सर्किट। ठीक है, प्योरली इंडक्टिव सर्किट, यानी कि अब जो हमारा एक इंडक्टर हम लेंगे, प्योर इंडक्टर ले लेंगे। ठीक है, और इसको हम एसी से जोड़ देंगे, इस प्रकार से जोड़ेंगे कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, मान लेते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा टी है, इसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा टी, और जो वोल्टेज सोर्स है V इक्वल टू आप मान लीजिए ई ही मान लीजिए, कोई फर्क नहीं है, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये है अपना वोल्टेज सोर्स, जिससे हम इस इंडक्टर, जिसका इंडक्टेंस L है, इसको हम कनेक्ट किए हुए हैं इस सर्किट में। अब आप बताइए, इस सर्किट में इंडक्टर लगा हुआ है, वोल्टेज सोर्स से सर्किट क्लोज है, एक करंट फ्लो होगी, एक यदि करंट फ्लो होगी तो उस करंट का मान कितना होगा, यही हम देखेंगे। और वो जो करंट का इक्वेशन आएगा उसको इस इक्वेशन से कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि करंट और वोल्टेज का जो इक्वेशन आ रहा है, जो एक्सप्रेशन आ रहा है, उनमें क्या डिफरेंस है। तो चलिए, यदि आपको पता हो कि यहां जो वोल्टेज सोर्स है E और यहां जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, ये जो वोल्टेज ड्रॉप है उतना ही वोल्टेज, ये जितना वोल्टेज है टोटल वोल्टेज यहां ड्रॉप हो जाएगा। यानी कि हम ये कहें कि E इज इक्वल टू L di ओवर dt। यानी कि केवीएल से भी आप देख सकते हैं, केवीएल और केसीएल में पढ़ा चुका हूं आपको। ठीक है, तो केवीएल से भी आप देख सकते हो कि ये पोटेंशियल ड्रॉप यहां टोटल, ये पोटेंशियल यहां टोटल ड्रॉप हो जाएगा, यानी E इज इक्वल टू L di बाई dt। यदि आप dt को इधर ट्रांसफर करते हैं तो आप क्या मिलेगा, E dt अपॉन L को भी हम नीचे ले आए, इज इक्वल टू di। अब हमें जब भी ऐसा इक्वेशन, ऐसा एक्सप्रेशन मिल जाता है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, दोनों साइड आप इंटीग्रेट कर देते हैं। बिल्कुल इंटीग्रेट करते ही E बाई एल, चूंकि कांस्टेंट है, चूंकि E बाई एल कांस्टेंट नहीं है, बिल्कुल नहीं। E इज इक्वल टू आपकी वैल्यू है E नॉट साइन ओमेगा टी, E इज इक्वल टू E नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। तो E इज इक्वल टू आप लिख लीजिए E नॉट साइन ओमेगा टी इंटू डी ओमेगा टी। ठीक है, इंटू डी टी आप लिख लीजिए या डी ओमेगा टी। ठीक है, डी टी लिख लीजिए, चलिए डी टी और बाई एल भी तो था अपना, इसको इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू डी टी और डी आई को इंटीग्रेट करिए। इंटीग्रेशन इज वेल नोन टू यू कैन डू द इंटीग्रेशन इजिली। E नॉट एंड L आर कांस्टेंट, दे विल कम आउट and sin omega t will be integrated with respect to t. This will be equal to minus cos omega t upon omega. जब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे क्या आएगा उसको मैं लिखता हूं, सर्किट को मैं भी मिटा रहा हूं, उम्मीद रखता हूं ये आप याद रखेंगे। ठीक है, सर्किट इज प्योरली इंडक्टिव, उसका हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, तो E नॉट बाई L इज कांस्टेंट, लेट इट कम आउट
E naught by L will come out. And what about sin omega t? It's the function of t. dt के रिस्पेक्ट में it will be integrated. और जैसे ही इंटीग्रेट होगा क्या होगा? माइनस cos ओमेगा t अपॉन ओमेगा. यहाँ अपॉन ओमेगा आ रहा है तो मैं यहाँ ओमेगा लिख ले रहा हूँ, ठीक है. अब जैसे ही ये माइनस cos ओमेगा t आया, आपको पता है माइनस cos ओमेगा t को आप क्या लिख सकते हैं? माइनस cos ओमेगा t को ट्रिग्नोमेट्री से क्या लिख सकते हो आप? यदि आपको पता है तो आप इसको लिख सकते हो sin ओमेगा t माइनस sin ओमेगा t माइनस पाई बाई 2. यदि आप चाहो तो माइनस cos ओमेगा t को sin ओमेगा t माइनस पाई बाई 2 लिख सकते हो. यदि ये पूछ रहा कैसे, तो आप बताइए, आप मेरी बात बताइए. sin पाई बाई 2 माइनस ओमेगा t यदि हो, इसको क्या लिखते हो आप? sin पाई बाई 2 ओमेगा t यानी sin 90 माइनस थीटा cos थीटा है. sin 90 माइनस थीटा cos थीटा. चूंकि माइनस वाज ऑलरेडी देयर, तो माइनस को जैसे ही इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे ये अल्टर हो जाएंगे, ये प्लस ये माइनस. तो इसी को हमने माइनस के इंट्रोडक्शन के साथ डायरेक्टली लिख दिया है. तो उम्मीद रखता हूं माइनस cos ओमेगा t को sin ओमेगा t माइनस पाई बाई 2 या नहीं बल्कि वही लिखिए आप, ठीक है, डायरेक्ट. ओके, ई नॉट अपॉन ओमेगा एल इज इक्वल टू, जैसे ही हम डी आई को इंटीग्रेट करेंगे, छोटे से करंट को इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल अमाउंट ऑफ करंट मिल जाएगा. यानी ये हो जाएगा आपकी करंट की वैल्यू आई इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2. अब आप हमको बताइए, जो हमारा वोल्टेज सोर्स था, ईएमएफ था, जो सर्किट में इंड्यूस कर रहा था, वो क्या था? ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी था, ठीक है. यानी कि साइन का फंक्शन था, ये भी साइन का फंक्शन आ गया. हमें इसको इसमें बदलने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हमें करंट और वोल्टेज की जो इक्वेशन आएगी उसको कंपैरिजन करना है, उसका कंपेयर करना है. अब ई नॉट अपॉन ओमेगा टी को हम चाहें तो एक नए टर्म से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इसको हम आई इज इक्वल टू, चूंकि आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 हमें इस फॉर्म में लिखने की आदत रही है. आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2. यानी कि अब हम कंपैरिजन करते हैं. सपोज करिए इक्वेशन नंबर 2 हो गया and let it be equation नंबर पहला. This is equation, basic equation. E is equal to E naught sin omega t, जो वोल्टेज सोर्स हमने लिया है और उससे हम लोग इंडक्टर को वोल्टेज कनेक्ट किए हुए हैं, उसका E is equal to E naught sin omega t है. और जो हमें सर्किट में करंट आई, उसका जो एक्सप्रेशन है वो आ रहा है I is equal to I naught sin omega t minus pi by 2. कंपेयर करिए दोनों को. तो जरा दोनों को यदि हम कंपेयर करते हैं तो क्या मिलेगा हमको कि I is equal to I naught sin omega t, E is equal to E naught sin omega t. इसमें ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 आ रहा है और इसमें केवल ओमेगा टी आ रहा है. यानी कि एंगल में पाई बाई 2 का डिफरेंस है. डिफरेंस में भी जो करंट है पाई बाई 2 मतलब 90 डिग्री. पाई की वैल्यू 180 रखिए, 180 बाई 2 90. यानी कि जो अपना करंट इक्वेशन है, ये जो करंट है वो 90 डिग्री बोले तो पाई बाई 2 रेडियन, पाई बाई 2 रेडियन क्या कर रहा है? लैग कर रहा है. लैग कर रहा है, लैग माने पीछे है. करंट इज लैगिंग बाई पाई बाई 2 इन अ प्योर इंडक्टिव सर्किट. यानी कि किसी भी प्योर इंडक्टिव सर्किट में जो करंट होता है वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करता है. दूसरे शब्दों में देखें, आप यह भी कह सकते हो कि किसी प्योरली इंडक्टिव सर्किट में वोल्टेज करंट से 90 डिग्री लीड करता है. लीड बोले तो आगे चल रहा है, लैग बोले तो पीछे चल रहा है. तो अभी करंट इज लैगिंग बिहाइंड एंड वोल्टेज इज लीडिंग अहेड. लीडिंग अहेड माने आगे चल रहा है. तो कुछ भी आप बोल सकते हो. आप किसको रेफरेंस मानते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है. आइए थोड़ा सा हम लोग फेजर की तरफ ध्यान देंगे, लेकिन उससे पहले आइए इसको डिस्कस करते हैं. I is equal to E naught अपॉन ओमेगा L sin ओमेगा t. आपको पता है यहाँ जो भी होगा वो I naught होगा. और I naught की वैल्यू क्या होती है आप बताइए. अगर कि करंट की वैल्यू क्या होती है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग? I is equal to होता है V by R. क्यों V by R? तो V मतलब E तो है, पोटेंशियल है अपना. ये R का काम कर रहा है. यानी कि ये क्या कर रहा है? एक रेजिस्टेंस की भांति सर्किट में बिहेव करने वाला ये टर्म आ गया है ओमेगा एल, जिसे हम इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं. यानी कि ओमेगा एल क्या है? ओमेगा एल इज द प्योरली, ये ओमेगा एल इज द इंडक्टिव रिएक्टेंस. तो आप नोट कर लीजिए, मैं इसको इरेज करता हूं, ठीक है. ओमेगा एल क्या है? तो ओमेगा एल इज द प्योरली इंडक्टिव सर्किट, ठीक है. ओमेगा एल, ठीक है.
ओमेगा एल क्या है? तो ओमेगा एल को हम एक्सएल से डिनोट करते हैं। ओमेगा एल नोट कर लीजिए आप, ओमेगा एल इज रिप्रेजेंटेड बाय अनदर टर्म कॉल्ड एक्सएल व्हिच इज नोन एज द रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या बोलेंगे इसको? इंडक्टिव रिएक्टेंस, आप भी नोट कर सकते हो, ठीक है, इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस। और एक्सएल की वैल्यू कितनी होती है? ओमेगा एल। ओमेगा क्या है? ओमेगा एल आपका, ओमेगा तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, एल किसी भी प्योरली जो इंडक्टर है उसका इंडक्टेंस है, ठीक है, उसका इंडक्टेंस एल है। ओमेगा को यदि आप लीनियर में बदलना चाहें तो आप लिख सकते हो ओमेगा की जगह पर 2 पाई एफ इंटू एल, ये भी हो जाएगा एक्सएल की वैल्यू। तो एक्सएल इज इक्वल टू आप लिख सकते हो 2 पाई एफ एल या ओमेगा एल डायरेक्टली। दिस इज कॉल्ड द इंडक्टिव रिएक्टेंस। इट बिहेव सिमिलर लाइक रेजिस्टेंस वर्किंग इन रेजिस्टिव सर्किट। यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस भी किसी इंडक्टिव सर्किट में क्या करता है? करंट का अपोज करता है, विरोध करता है, और उसकी वैल्यू ओमेगा एल या एक्सएल, जिसे 2 पाई एफ एल के नाम से भी जाना जाता है, उसकी मदद से हम चाहें तो उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जिस तरह से रेजिस्टिव सर्किट में रेजिस्टेंस होता है, ठीक उसी प्रकार से इंडक्टिव सर्किट में इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है। कंपैरिजन करने के बाद हमने पाया कि करंट इज लैगिंग बाय 90 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज, या अंदर शब्दों में हम कह सकते हैं कि वोल्टेज इज लीडिंग बाय 90 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू करंट। तो हम लोग उसका थोड़ा सा फेजर देखते हैं। फेजर इज वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू एनी क्वेश्चन इन द एसी। once you know the phasor, you know the current, you know the voltage, that means you know the electrical and engineering. so voltage, current, ये सब समझने के लिए आपको फेजर जानना बड़ा ही आवश्यक है। सपोज करिए कि अपने पास ये ओमेगा टी का जो है इक्वेशन रहा, ठीक है, ओमेगा टी का ये इक्वेशन रहा, ठीक। हमें क्या करना है? हम किसको रेफरेंस मानते हैं ये हमारे ऊपर है। हम रेफरेंस किसको मानते हैं ये हमारे ऊपर है। मैं बताया कि प्योरली इंडक्टिव सर्किट में करंट लैग करता है। लैग करने का मतलब यदि इस पर हम वोल्टेज रखेंगे तो करंट नीचे ले आना पड़ेगा, यदि हम इस पर वोल्टेज रखेंगे तो करंट को नीचे ले आना पड़ेगा, तो करंट लैग कर रहा है। यदि करंट लीड करता है और वोल्टेज सोर्स, हम लोग एक्स एक्सिस को वोल्टेज सोर्स मानते हैं, करंट को लीड करने मतलब करंट को ऊपर ले जाना पड़ता है। लैग मतलब नीचे आएगा, क्लॉकवाइज में लैग होगा, एंटी क्लॉकवाइज में लीड होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, क्लॉकवाइज मींस लैगिंग, एंटी क्लॉकवाइज मतलब लीडिंग, समझिए। तो अभी यदि हम यहाँ पे हम ई को रिप्रेजेंट करें, ई को, जिसकी वैल्यू है ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, तो जो हमारा करंट का इक्वेशन है किसी प्योर इंडक्टिव सर्किट में कह रहा है कि वोल्टेज से 90 डिग्री लैग कर रहा है। आप बताइए 90 डिग्री कहाँ होगा? यहाँ होगा। तो जो वोल्टेज का इक्वेशन है, जो वोल्टेज का रिप्रेजेंटेशन है, वेक्टर है, उससे 90 डिग्री लैग करते हुए यहाँ पे ये करंट का इक्वेशन प्योरली 90 डिग्री एंगल बनाएगा, 90 डिग्री एंगल बनाएगा। क्या इसका मतलब कि करंट इज लैगिंग विथ रिस्पेक्ट टू वोल्टेज बाय एंगल ऑफ 90 डिग्री। यदि हम चाहें तो क्या कर सकते हैं? हमारे ऊपर है सब कुछ, हमारे मतलब आपके ऊपर है, ठीक है। ये देखिए, मैं चाहता हूं कि मैं करंट को यही रिप्रेजेंट करूं, मेरी करंट यहां रही, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, ठीक है। मैं करंट को ही एक्स एक्सिस पर दिखा दिया। अब बताइए वोल्टेज कहां दिखाएंगे? वोल्टेज हमको वाई एक्सिस पे दिखाना पड़ेगा। वोल्टेज हमें वाई एक्सिस पे दिखाना पड़ेगा। वाई एक्सिस बोले तो ये हमको दिखाना पड़ेगा, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। दिस इज द वोल्टेज सोर्स। हमें हमेशा इस बात को याद रखना है कि वोल्टेज सोर्स इज लीडिंग बाय 90 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू करंट इन ए प्योरली इंडक्टिव सर्किट। देखिए प्योरली इंडक्टिव सर्किट है, अभी भी वोल्टेज 90 डिग्री। अब देखिए करंट को, देखिए करंट वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे है कि नहीं है? करंट 90 डिग्री पीछे है। इसका मतलब करंट चाहे आप जहां बना लीजिए, वोल्टेज चाहे जहां बना लीजिए, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है कि करंट हमेशा याद रखिए, करंट हमेशा वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करेगा। करंट विल लैग। सपोज करिए हम क्या कर रहे हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, इसको भी हटा देते हैं, ओके। लेट्स ड्रॉ एन अनदर फेजर, दूसरा फेजर बनाते हैं। सब हमारे ऊपर है, हमारे मतलब आपके ऊपर है। देखिए अब हम चाहते हैं, हम यहाँ वोल्टेज बना दिए, ये V है, V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। मैं बताया था किसी को पकड़ के ना बैठिए, आप V लिखिए, E लिखिए, दैट्स डिपेंड अपॉन यू, सब वोल्टेज है।
अब यहां से 90 डिग्री जहां हो वहां पे जो है अपना करंट बनेगा, समझ रहे हैं? यहाँ की अपेक्षा सपोज करिए 30 डिग्री है तो यहाँ से 60 डिग्री नीचे की तरफ बनेगा। कौन सा? करंट इक्वेशन, ये करंट रहा I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। Why this is so? Because in a purely inductive circuit, current has to lag by 90 degree with respect to voltage। आप रेफरेंस किसको मान रहे हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। यदि रेफरेंस करंट को मानेंगे तो आप कहेंगे कि वोल्टेज लीड कर रहा है, यदि रेफरेंस वोल्टेज को मानेंगे तो आपको बोलना पड़ेगा कि करंट लैग कर रहा है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपको समझ में आ जाना चाहिए। चलिए एक छोटा सा न्यूमेरिकल मैं कराता हूं, एक उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा इंडक्टिव रिएक्टेंस का कंसेप्ट आपको बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नोट करिए। चलिए ये क्वेश्चन आपके लिए रहा, कह रहा है कि एक 100 हर्ट्ज एसी इज फ्लोइंग इन ए 14 मिली हेनरी कॉइल। एक कॉइल है, सपोज करिए आपके पास एक कोई भी कॉइल है, ठीक है, ये रही कॉइल आपके पास, ठीक है, और इसको हमने एक एसी से जोड़ रखा है। कह रहा है कि इस इंडक्टेंस इसका दिया है 40 मिली हेनरी, यानी कि आप लिख सकते हो 40 इंटू 10⁻³ हेनरी। ठीक है, कह रहा है कि जो एसी है अपना, एसी की जो फ्रीक्वेंसी है वो 100 हर्ट्ज है। फ्रीक्वेंसी हमारे यहाँ जो एसी आती है डोमेस्टिक लेवल पे या पूरे इंडिया में 50 हर्ट्ज की है, लेकिन क्वेश्चन है लेट इट बी, ठीक है, वो 100 हर्ट्ज दे रखा है। और आपको पूछा है कि आप बताइए कि कॉइल का, इस कॉइल का रिएक्टेंस कितना होगा। अब आप बताइए, रिएक्टेंस के बारे में अभी डिस्कशन हुआ। रिएक्टेंस को हमने बताया था कि एक्सेल से डिनोट करेंगे और एक्सेल की वैल्यू आप लिख दोगे ओमेगा एल। क्योंकि ओमेगा नहीं दिया है, हमें फ्रीक्वेंसी लीनियर फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में दिया है, तो आपको लिखना पड़ेगा ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, यानी 2 पाई एफ एल लिख सकते हो आप एक्सेल की जगह पे। आप बताइए 2 पाई की जगह पर लिख लीजिए 3.16, एफ की वैल्यू आप लिख लीजिए 100 और एल की वैल्यू दिया है 14 इंटू 10⁻³ टोटल जैसे ही आप हल करेंगे आपको मिलेगा 8.8। अब बात आती है यूनिट की। तो जो रिएक्टेंस की यूनिट होती है, रिएक्टेंस की, वो जो रेजिस्टेंस की यूनिट होती है रिएक्टेंस की यूनिट के बराबर होती है, यानी कि यहां भी जो यूनिट होगी वो ओम होगी, यानी एक्सएल इज इक्वल टू 8.8 ओम। तो रिएक्टेंस एंड रेजिस्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस की यूनिट बिल्कुल सेम होती है। ठीक है, दोनों की यूनिट एकदम बिल्कुल सेम होती है। तो याद रखिएगा, उम्मीद रखता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। आइए जो नेक्स्ट सेशन है हमारा डिस्कशन का, उसमें हम लोग देखेंगे, अब एक नया सर्किट लेंगे और जैसे ही नया सर्किट लेंगे अब हमें इंडक्टिव की जगह पे कैपेसिटिव जो है यूज करना पड़ेगा, यानी कि अब हम एक प्योर कैपेसिटर ले रहे हैं और उसको एसी सोर्स से ऐड कर रहे हैं। वी आर गोइंग टू हैव ए प्योर कैपेसिटर एंड वी आर गोइंग टू कनेक्ट इट विथ ए एसी। लेट एसी सोर्स ई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। थोड़ा सा रेड कलर आपको कम फेड है, थोड़ा सा कम दिख रहा होगा, ठीक है, मैनेज करिएगा, ठीक है। और ये सी की वैल्यू है, ठीक है, सी है। चलिए अब आप हमको बताइए, किसी कैपेसिटर में जो चार्ज होता है, ठीक है, चार्ज और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन क्या होता है? तो जो चार्ज होता है वो पोटेंशियल के प्रोपोर्शनल हो जाता है, यानी Q इज इक्वल टू CV होता है। जितना ही पोटेंशियल ड्रॉप रहेगा क्रॉस में उतना ही चार्ज होगा, यानी Q इज इक्वल टू CV। यानी हमें कुल मिला के वोल्टेज चाहिए, यानी V इज इक्वल टू क्या होगा, Q बाई C। ये वोल्टेज ड्रॉप है एक क्रॉस एक कैपेसिटर, और वोल्टेज तो हम दे रहे हैं वो है E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो जो हमने सोर्स के वोल्टेज है, टोटल वोल्टेज ड्रॉप यही होगा, यानी कि यदि हम इक्वेशन बनाऊं E इज इक्वल टू VC, अगर E इज इक्वल टू यदि हम VC बनाएं तो किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। Nobody should have any kind of confusion why you are writing like this, because the total potential here is going to be dropped here only, ठीक है, क्योंकि एक ही सर्किट में एलिमेंट है। तो E इज इक्वल टू VC साइन ओमेगा टी। अब बताइए VC, अब E की जगह पे आप लिख सकते हो E नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू VC की जगह पे क्या लिख सकते हो, Q अपॉन C। Q अपॉन C कैन बी इजिली रिटेन। अब Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, C को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा E नॉट C साइन ऑफ ओमेगा टी। डेरिवेशन बहुत इजी है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा फोकस इस पे नहीं कर रहा हूं, आप इजीली कर सकते हो, एक बार प्रयास करोगे आपको भी आ जाएगा। यानी हमने चार्ज लगाया, ये वोल्टेज ड्रॉप निकाला और दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दिया। अब हमें, चूंकि हमारा इंटेंशन ये नहीं है, हमारा इंटेंशन है, हमारे पास वोल्टेज है, अब हम करंट की इक्वेशन निकाल लें ताकि हम कंपेयर कर सके। तो करंट का इक्वेशन क्या होगा आप बताइए, करंट और चार्ज में रिलेशन क्या है,
करंट एंड चार्ज में रिलेशन यदि आपको याद हो तो क्या होता है, वो इक्वेशन होता है कि I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट, यानी आप लिख सकते हो I इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। डी क्यू बोले तो मतलब चार्ज, अब चार्ज को Q है, अब Q की वैल्यू इतनी है E नॉट सी साइन ओमेगा टी। अब इसको ले जाके यहाँ पे पुट कर दीजिए और उसको इसका मतलब हमें डेराइव करना पड़ेगा, डेरिवेशन करना पड़ेगा। I इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ Q, और Q इज इक्वल टू E नॉट सी साइन ओमेगा टी। चलिए अब एक काम करिए, आप काम ये करना है कि जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लीजिए और साइन ओमेगा टी को इंटीग्रेट कर दीजिए, तो जो I मिलेगा वो होगा आपका ओमेगा नॉट, ये सॉरी ये I इज इक्वल टू होगा ई नॉट सी, और यहां से ओमेगा भी आ जाएगा, ओमेगा, और ये हो जाएगा साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस ओमेगा टी, ठीक है, कॉस ओमेगा टी। अब आप हमको ये एक बात बताइए कि जो हमारा I होता है, I का इक्वेशन क्या होता है? I का इक्वेशन होता है, I का जनरल इक्वेशन होता है I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव, जो भी हो, मतलब यहाँ जो होता है साइन के जो कोफिशिएंट होता है वो आई नॉट के फॉर्म में है, यानी कि इतना जो टोटल टर्म है ई नॉट सी इंटू ओमेगा, वो क्या है, वो है आई नॉट। यानी कि आप लिख सकते हो यहाँ से कि हमें जो आई नॉट की वैल्यू प्राप्त हुई है दैट इज इक्वल टू आई नॉट ई नॉट सी इंटू ओमेगा। अब आप बताइए, ई नॉट तो आपको पता है पोटेंशियल, अब आप हमको बताइए आई की वैल्यू होती क्या है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, वी अपॉन आर, वी अपॉन आर होता है, यानी कि वी तो है यहाँ पे, इसका मतलब ये किसका काम कर रहा है, ये काम कर रहा है 1 अपॉन आर का, तो यानी कि 1 अपॉन आर, यानी कि 1 अपॉन, इसको यदि आप चाहें तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, सी ओमेगा को आप लिख सकते हो 1 अपॉन ओमेगा सी, 1 अपॉन ओमेगा सी, और ये जो टोटल टर्म है, ये टोटल टर्म है एक रिएक्टेंस की तरह काम कर रहा है, एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, इसलिए हम इसको एक नया टर्म दे देते हैं और इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक्स सी से। चूंकि हमारा कैपेसिटिव सर्किट है इसलिए हमने इसको XC से डिनोट किया। प्रीवियस वाले में हमारा सर्किट इंडक्टिव था इसलिए हमने उसको XL से डिनोट किया, यानी कि XL इज इक्वल टू ओमेगा L था, लेकिन यहां पर देखिए XC इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा C है। बहुत जरूरी है ये बात समझना और याद रखना, ठीक है। मैं इसको इरेज करता हूं, ठीक है। यानी कि यदि आपको पता हो तो प्रीवियस इक्वेशन में हमने डिराइव किया था कि अभी XC की वैल्यू आप रखिए 1 अपॉन ओमेगा C, ये होती है, इसकी भी यूनिट ओम होती है, यूनिट ऑफ XC इज इक्वल टू ओम, और इसको हम लोग बोलते हैं कैपेसिटिव, कैपेसिटिव क्या, रिएक्टेंस, और क्या, यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। पिछला वाला XL था, XL इक्वल टू ओमेगा L था, यहाँ पर है XC इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा C, यानी कि हम इसको चाहे तो अब लिख सकते हैं इसको I इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी। लेकिन हमें जो साइन का इक्वेशन है साइन के फॉर्म में है, वोल्टेज का इक्वेशन साइन के फॉर्म में है, करंट का इक्वेशन कॉस के फॉर्म में है, कंपैरिजन करना इतना आसान नहीं है, हमें कंपैरिजन करना है, कंपेयर करना है। कॉस ओमेगा टी को हम लोग लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 या साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, इन दोनों में से किसी को आप लिख सकते हो, ठीक है। कॉस ओमेगा टी को आप लिख सकते हो साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 या साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। अब आप हमको बताइए, आपके लिए प्रश्न है, रोक के वीडियो सोचिएगा कि माइनस पाई बाई 2 लेंगे या प्लस पाई बाई 2 लेंगे, समझिएगा। देखिए क्या लिखेंगे, देखिए हम लोग लिख सकते हैं कॉस ओमेगा टी को लिख सकते हैं, हम चाहें तो लिख सकते हैं हम लोग साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, या मतलब पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी, ठीक है, या लिख सकते हो आप साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी। अब आप हमको बताइए इन दोनों में से कौन सा दोनों लिख सकते हैं, मैं बता रहा हूं मैथमेटिकली। वी कैन राइट cos ओमेगा टी एज sin ओमेगा टी बाई 2 माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी। अब आपको सोचना है जो फिजिक्स स्टूडेंट इन दोनों में से कौन सा लेंगे। हम लेंगे कौन सा लेंगे, हम प्लस ओमेगा टी लेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्लस ओमेगा टी है वोल्टेज वाला, तो कंपेयर करना ये वाला आसान है, तो ये वाला हम लोग नहीं लेंगे, इसको इरेज कर देंगे और हम लोग लिख सकते हैं I इज इक्वल टू आई नॉट साइन पाई बाई 2, यही वाला इक्वेशन, I इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी को क्या लिख रहे हैं हम,
लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू या पाई बाई टू प्लस ओमेगा, कोई फर्क नहीं है। यानी कि इसको लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हो ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड एंड दिस वन वाज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एवरीबॉडी एनीबॉडी कैन कंपेयर नाउ। कोई भी इक्वेशन समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को देखने के बाद दोनों को यदि तुलना किया जाए, कंपेयर किया जाए, तो हमें क्या मिलता है? E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी तो है, लेकिन प्लस पाई बाई टू है। यानी कि किसी कैपेसिटिव सर्किट में करंट का जो इक्वेशन आ रहा है उसमें प्लस पाई बाई टू आ रहा है, और इसका मतलब क्या है? करंट इज लीडिंग। इसमें क्या है? करंट लीड कर रहा है, कितना? 90 डिग्री से। करंट इज लीडिंग बाय 90 डिग्री इन ए कैपेसिटिव सर्किट। यही तो बात हमें समझना है। किसी प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में करंट 90 डिग्री लीड करता है, या ये कहें कि वोल्टेज 90 डिग्री लैग करता है। समझने की बात यही है। आइए हम लोग थोड़ा सा फेजर की तरफ ध्यान देते हैं। इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल एक्सी इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी। यूनिट इज फिक्स्ड, यूनिट इज ओमेगा ओनली, यूनिट इज ओम ओनली। ठीक है, ओके। चलिए हम लोग थोड़ा सा फेजर देखते हैं। फेजर इज वेरी इजी। ठीक है, आज का फेजर बहुत अच्छा है। कल का जो सेशन होगा अपना, उसमें हम लोग देखेंगे आरएलसी सर्किट के बारे में। आरएलसी सर्किट देखेंगे, यानी एक ऐसा सर्किट जिसमें आर भी होगा, एल भी होगा, सी भी होगा, और मजा आएगा। चलिए, यानी कि यदि फेजर की बात करें, ये रहा अपना ओमेगा सी, ये रहा आपका ओमेगा टी। ठीक है, यदि हम वोल्टेज सोर्स को यहाँ वी को दर्शाते हैं, या ये कहें ई को दर्शाते हैं, तो आपको बताया गया है कि जो अपना करंट है, करंट क्या कर रहा है? वोल्टेज से 90 डिग्री लीड कर रहा है। 90 डिग्री लीड करने का मतलब मैं लीड बताया हूं। लीड मतलब आप क्लॉकवाइज चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी, ये लीड होता है आपको, ये लीड है, लीड है। अगर आप इधर आते हैं तो ये लैग है। लीड मतलब एंटी क्लॉकवाइज, लैग मतलब क्लॉकवाइज। तो लीड कराना है कितना? 90 डिग्री। ये एक्स एक्सिस से है, 90 डिग्री कहां बनेगा? वाई एक्सिस पे। तो ये करंट का इक्वेशन हो जाएगा, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। और वोल्टेज का इक्वेशन कितना था? वोल्टेज का इक्वेशन था E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये था वोल्टेज और करंट के इक्वेशन में। बस इतना ही अंतर है कि करंट वोल्टेज से 90 डिग्री लीड कर रहा है। यदि इसको रिफरेंस मानते हैं करंट को, तो आप कह सकते हो जो वोल्टेज है वो करंट से 90 डिग्री लैग कर रहा है। लैग के लिए आपको क्लॉकवाइज आना पड़ेगा, यानी आप कह सकते हो इसको रिफरेंस मानते हुए नीचे आ रहा है तो आप कहोगे कि लैग कर रहा है। यानी आप कह सकते हो कि वोल्टेज लैग कर रहा है 90 डिग्री करंट से, या कह सकते हो करंट लैग लीड कर रहा है 90 डिग्री बाय वोल्टेज बाय 90 डिग्री। हम जो लेके चलेंगे, एक्चुअली हम दोनों में से कोई लेके चल सकते हैं, लेकिन हम लेके चलेंगे वोल्टेज को एक्स एक्सिस पे फिक्स रखेंगे। याद रखिएगा, हम वोल्टेज को एक्स एक्सिस पे ही फिक्स रखेंगे, करंट को वेरी करेंगे। हम लोग करंट को बोलेंगे कि लीड कर रहा है, मैं बोल दूंगा करंट लैगिंग, तो मतलब आप समझ लीजिए कि करंट लैग कर रहा है, इधर है। वोल्टेज करंट लीडिंग मतलब ऊपर है। तो आइए हम कंक्लूड करते हैं आज के सेशन को। आज का सेशन क्या है? आज का सेशन था प्योरली इंडक्टिव और प्योरली कैपेसिटिव। प्योरली कैपेसिटिव में क्या, प्योरली इंडक्टिव में क्या देखा था? फर्स्ट हाफ में क्या देखा था कि जो है आपकी जो करंट वेव है वोल्टेज वेव से 90 डिग्री लैग करती है। जो वोल्टेज वेव है उसको कह सकते हो कि लीड करता है। कैपेसिटिव सर्किट की बात करें, कैपेसिटिव सर्किट में जो करंट है वो आगे चलता है, करंट ही आगे चलता है वोल्टेज से, और जो वोल्टेज है इसका मतलब पीछे चलता है। किसके? कैपेसिटिव के केस में। कैपेसिटिव इंडक्टिव के केस में आपने देखा था, इंडक्टिव के केस में आपने देखा था एक्सएल आ रहा था, एक्सएल की वैल्यू ओमेगा एल है। कैपेसिटिव केस में एक्सी आता है, और एक्सी की वैल्यू कितनी है? एक्सी की वैल्यू होती है आपकी 1 अपान ओमेगा सी। दोनों की यूनिट ओम होती है, ओम, ओम दोनों की ही यूनिट ओम होती है। ठीक है, बिल्कुल आप निफिक्र रहिए। ओमेगा एल। तो लैगिंग लीडिंग वाला जो कंसेप्ट है आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सेशन हम लोग देखेंगे आरएलसी सर्किट का। उससे पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है? तो क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। चलिए, ये प्रश्न आप के लिए नोट कर सकते हो। कह रहा है कि कैलकुलेट द कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफ ए 5 माइक्रोफैराड कैपेसिटर फॉर ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 10⁶ हर्ट्ज। आपको क्या कर रहा है कि आपको कैपेसिटिव रिएक्टेंस निकालना है। सपोज करिए कैपेसिटर है और इसको हमने एक सोर्स से जोड़ दिया है। इस सोर्स का हर्ट्ज दिया हुआ है, कितना हर्ट्ज है? 10⁶ हर्ट्ज। ये आपकी लीनियर फ्रीक्वेंसी एफ की वैल्यू दे रखा है। कह रहा है कि आप ये इसकी यदि सी कैपेसिटर की वैल्यू दे रखा है 5 माइक्रोफैराड, तो बताइए इस सर्किट का कैपेसिटेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस कितना है?
कैपेसिटिव रिएक्टेंस को एक्सी बोलते हैं, मैंने बता रखा है, इसकी यूनिट ओम होती है। और एक्सी की वैल्यू कितनी होती थी यदि आपको याद हो तो 1/ओमेगा c होती थी। क्योंकि ओमेगा की वैल्यू आपको पता नहीं है तो उसको लीनियरली बदलना पड़ेगा, 2πf इंटू सी हो जाएगा। 2πf मतलब ओमेगा होता है, 2πf इक्वल टू ओमेगा, ठीक है, 2πf इंटू सी। अब बताइए क्या है जो नहीं दिया आपको? 2 की वैल्यू पता है आपको, पाई की वैल्यू पता है आपको, f की वैल्यू पता है आपको, और c की भी वैल्यू पता है। सो देयर इज नथिंग व्हिच यू डोंट नो, यानी कि यू कैन सॉल्व इट। यानी xc इज इक्वल टू, यदि मैं आपको 2 इंटू 3.16 इंटू 10⁻6 इंटू सी की वैल्यू है आपको 5 इंटू 10⁻6, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 2 जा 10 हो जाएगा, यानी 3.16 हो जाएगा। 1/3.16 करेंगे आपको तो 0. ये वाला आंसर मिल जाएगा आपको, यानी कि xc इज इक्वल टू मिल जाएगा आपको 0.032 ओम। ये वैल्यू है आपकी रिएक्टेंस की, कैपेसिटिव रिएक्टेंस की, यानी कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस 1/ओमेगा c आप इस तरह से निकाल सकते हो। रिएक्टिव क्या हमने रिएक्टिव नहीं, इंडक्टिव रिएक्टेंस निकालने के लिए मैंने बता रखा है आपको। सो यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन ऑफ एसी, दैट्स माय बिलीफ एंड यू शुड बिलीव ऑन योरसेल्फ एज वेल एंड यू शुड बिलीव ऑन मी दैट आई एम टीचिंग व्हाट इज राइट, ठीक है। तो आप यू कैन डू एनी क्वेश्चन। नेक्स्ट सेशन जो हमारा देखने वाला है, सबको बताइए आप आरएलसी सर्किट का एनालिसिस कल करेंगे शाम 6 बजे। तो बने रहिए एमएस एकेडमी में। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, शेयर द वीडियोस एज मच एज यू कैन, because this is what you can do from your end for me. That's what you can do. So thank you very much.